और आज की पहली खबर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो हिस्ट्री से रिलेटेड एक खबर है और उम्मीद है कि इससे किसी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। क्या आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, देखते हैं आज की पहली खबर क्या है। द ट्रिब्यून का आर्टिकल है और आर्टिकल क्या कह रहा है? प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट्स रिनोवेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ जलियांवाला बाग मेमोरियल। देखिए हुआ क्या है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने जलियांवाला बाग म्यूज़ियम या कॉम्प्लेक्स का क्या किया? इनॉग्रेशन किया है। और यही खबर है। अब जलियांवाला बाग जो जिस कॉम्प्लेक्स का हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? इनॉग्रेशन किया, उद्घाटन किया है। तो वो कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है? जलियांवाला बाग का हमारे इतिहास में महत्व क्या है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, यानी इससे संबंधित क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। देखिए, अगर मैं जलियांवाला बाग कांड की या जलियांवाला बाग नरसंहार की बात करूं तो ये उस समय पर हुआ था जब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। और उस समय 1914 और 1918 के बीच आपको पता है कि दुनिया एक प्रकार के बड़े युद्ध में गई थी, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध। और इस विश्व युद्ध के दौरान भारत पर अंग्रेज़ों का नियंत्रण था और अंग्रेज़ों ने कई आपातकालीन प्रावधान किए और उन आपातकालीन प्रावधानों में कई ऐसे कानून बनाए जिन कानूनों को काला कानून कहा गया, जिसमें कहीं पर भी जो प्राकृतिक न्याय था उसकी बात नहीं की गई थी और कहीं पर भी आप देखेंगे कई जगह पर जो मानव अधिकार हैं उनका उल्लंघन किया गया भारत में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन नहीं चाहता था कि जब वो दुनिया के साथ, या मैं कहूँ कि प्रथम विश्व युद्ध में युद्ध कर रहा हो, तो उसके एक उपनिवेश से, यानी उसके एक भारत जैसे सोने की चिड़िया जैसे उपनिवेश से किसी भी प्रकार की अशांति आए। साथ ही साथ ब्रिटेन ये समझ रहा था कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय हो रहा है, तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाने के संबंध में भी ब्रिटेन कई प्रकार के काले कानून लेकर आया। और ब्रिटेन ने कहा कि ये आपातकालीन प्रावधान है। अब इन्हीं आपातकालीन प्रावधानों में से एक एक्ट था जिसे बोलते हैं रॉलेट एक्ट, और वो बनाया गया 1919 में। अब ये एक्ट क्या था? ये एक्ट दरअसल जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं, रॉलेट एक्ट, इसका निर्माण 1919 में किया गया। इसको 1919 में लाया गया और इसमें प्रावधान था कि सरकार किसी भी व्यक्ति को मुकदमे के बगैर अरेस्ट कर सकती है। यानी अगर आप रोड चल के जा रहे हो और ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो आपको उठा लेती। तो पूरे देश में इसका व्यापक तौर पर विरोध देखने को मिला और इसी कानून को कहा गया, आप कहते हैं कि काला कानून कहा गया। अब जब भारत में इस कानून के खिलाफ बड़ा व्यापक तौर पर इसका विरोध हुआ, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी भारत की, वो बहुत सारे क्रांतिकारियों को या राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं को अरेस्ट करने लगी बिना मतलब में, किसी भी कारणवश से उठा लेती थी, क्योंकि ब्रिटिश की सरकार ये चाहती थी कि भारत में किसी प्रकार का राष्ट्रीय आंदोलन उनके खिलाफ ना चल पाए। तो पूरे देश में इसका विरोध हो रहा था। इसी क्रम में पंजाब में दो बड़े नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम एकता के, एक लोग थे मुस्लिम और एक लोग थे हिंदू, इन दोनों ने हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में साथ आकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना शुरू किया रॉलेट एक्ट के खिलाफ। लेकिन ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो थी, जो उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ब्रिटेन के, पंजाब के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने क्या किया कि डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक दोनों को, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे रॉलेट एक्ट के खिलाफ, उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और उनको पंजाब से बाहर कर दिया। ठीक है, अमृतसर शहर से खास पर बाहर कर दिया। अब इससे जनता बहुत आक्रोशित हो उठी कि उनके दो प्रमुख नेताओं को ब्रिटेन की जो सरकार थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब में, उन्होंने शहर से बाहर कर दिया है। अब हुआ क्या कि जनता इस गिरफ्तारी के खिलाफ बड़े पैमाने पर इकट्ठा होने लगी। कहाँ पर? जलियांवाला बाग नाम के स्थान पर, या जलियांवाला बाग जिसे स्मारक हम जानते हैं, वहाँ पर जनता, कहा जाता है कि लगभग 10,000 की संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे थे। जैसे ही वो भीड़ आई, वैसे ही एक अंग्रेज, आपके ये समझ लीजिए कि अधिकारी थे आर्मी के, सेना के, जनरल डायर, वो आते हैं जलियांवाला बाग में, जहां पर 10,000 की संख्या में भारतीय पुरुष, महिलाएं और बच्चे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इन्होंने आते ही आते उस पूरे एक
आप देखोगे वहाँ पर अगर आप ये इमेज देखो तो आपको दिखेगा कि चारों तरफ से बाउंड्री है और इससे निकासी का केवल एक द्वार था और जनरल डायर ने उस एक द्वार को बंद कर दिया और जो 10,000 की वहाँ पर पॉपुलेशन थी, जनसंख्या थी, जो उस समय धरना प्रदर्शन कर रही थी, उस पर फायरिंग करवा दी। उस फायरिंग में बड़ी संख्या में लोग मारे गए, साथ ही साथ हजारों की संख्या में लोग मारे गए, क्या वो बच्चे हों या क्या वो पुरुष हों, महिलाएं हों, सबको मारा गया बिना किसी, आप ये समझ लो, नैतिक दबाव के। एकदम बेझिझक गोलियां चलाई गई जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए। इसी जलियांवाला बाग मैदान में आप देखेंगे कि एक कुआं था, लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। तो अभी जो लोग उस स्मारक में देखने जाते हैं तो वहाँ पर लोग एक कुआं भी देखते हैं, उस कुएं में झांक कर, जालियाँ लगी हैं, लोग झांक कर देखते हैं, क्योंकि जब जनरल डायर ने ये गोलियां चलाई थी 1919 13 अप्रैल 1919 को, तो कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए उस कुएं में फांदे थे और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। अब जैसे ही ये जलियांवाला बाग मैसेकेयर हुआ, जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, वैसे ही भारत में इसका क्या हुआ, तीव्र आलोचना हुई, भारतीयों की तरफ से तीव्र प्रतिक्रिया की गई। लेकिन ब्रिटेन सरकार भी मतलब इस मामले में पूरी तरह सजग थी कि इसका विरोध भारत में होगा। इसीलिए जलियांवाला बाग कांड के बाद पंजाब में तुरंत सैनिक कानून या मार्शल लॉ लगा दिया गया। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनको अपने काम के लिए, साहित्यिक काम के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने इसके खिलाफ वापस कर दिया। गांधी जी को अंग्रेजों ने स्वयं कैसरे हिंद की उपाधि दी थी और गांधी जी ने वो उपाधि भी वापस कर दी, क्योंकि गांधी जी ने इतनी बड़ी संख्या में शायद ही कभी इतने भारतीयों को मरते हुए देखा हो। इसी तरह आपको पता होगा कि एक शंकर नायर थे, शंकर नायर साहब वायसराय की जो वाइसरॉय होते थे ब्रिटेन के भारत में, उनकी कार्यकारिणी में एकमात्र भारतीय सदस्य थे। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और पूरे भारत में ये मांग होने लगी कि जनरल डायर ने जो कुकृत्य किया है इसकी जांच की जाए। इसी संबंध में दो कमेटियां बनाई जाती हैं, दो जांच आयोग बनाए जाते हैं। पहला बनाती है ब्रिटेन की सरकार और उसके अध्यक्ष रहते हैं हंटर, तो इसलिए उसको हंटर कमीशन या हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग, जिसको ब्रिटेन सरकार ने भारत में बनाया था, किस लिए, जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसकी जांच के लिए। तो इन्होंने क्या किया, जनरल डायर के कामों की निंदा मात्र की बस, और कहा कि आप अपने पद को छोड़ दीजिए। तो बहुत ही मतलब घटिया टाइप का कमीशन था और उसकी रिपोर्ट भी बहुत घटिया थी। क्यों? क्योंकि इतने बड़े नरसंहार, हज़ारों लोगों की संख्या में लोगों को मारने वाले व्यक्ति को ये कहकर छोड़ा गया कि आपने गलत किया है और आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए, जबकि उसके कृत्य ऐसे थे कि उसको फांसी देना चाहिए था। दूसरी तरफ जो कमीशन बनाया गया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का मोर्चा संभाल रखा था, उनके द्वारा बनाया गया। और इस कमीशन में शामिल थे मोतीलाल नेहरू और साथ ही साथ आप देखेंगे चित्तरंजन दास शामिल थे। इसी तरह अब्बास तैयब जी शामिल थे, महात्मा गांधी शामिल थे, जयकर शामिल थे। तो कई राष्ट्रीय आंदोलन के जो कांग्रेस के नेता थे उन्होंने भी एक कमीशन बनाया था और उन्होंने इसमें जनरल डायर को दोषी पाया गया था, यानी जनरल डायर को उन्होंने इसमें दोषी घोषित किया था। अब जनरल डायर को अंग्रेजों ने कभी उस प्रकार से प्रस्तुत नहीं किया। कई लोग ये तर्क देते हैं, ब्रिटिश जो सरकार के प्रतिनिधि हैं या ब्रिटेन के इतिहासकार हैं, कि जनरल डायर ने अपना फर्ज निभाया। लेकिन लोग उसके विरुद्ध जब तर्क प्रस्तुत करते हैं तो ये भी कहते हैं कि डायर एक बार ये भी बोल सकते थे कि आप यहाँ से निकल जाइए। डायर ने ये कुछ नहीं बोला। डायर ने कहा, आते ही आते जो एक दरवाज़ा था उसको बंद किया और पूरे जितने 10,000 की संख्या में लोग थे एकदम खुली फायरिंग करवा दी अपने सैनिकों से। तो ये एक प्रकार का मामला है। अच्छा, एक बहुत प्रसिद्ध किताब है, उसमें एक कथन है कि जब जनरल डायर अपना अंतिम समय गुजार रहे थे, तो जब अंतिम समय पर थे तो उन्होंने लास्ट टाइम में एक चीज़ बोली। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैंने जलियांवाला बाग में जो नरसंहार किया वो गलत है, मैं उसका दोषी हूँ, हज़ारों लोगों में लोग मरे उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। साथ ही साथ डायर ने यह भी कहा कि कुछ लोग मुझे डिफेंड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि मैंने सही किया। तो डायर आखिरी समय में खुद ये कंफ्यूज था कि उसने सही किया या गलत किया, और उसने खुद बोला ये बात कि अब मेरे मेकर्स जिन्होंने मुझे बनाया है, मेरे मरने के बाद मैं उनसे जाकर पूछूंगा कि क्या जलियांवाला बाग में मैंने सही किया या गलत किया। तो ये रही कहानी जलियांवाला बाग मैसेकेयर या जलियांवाला बाग नरसंहार या जलियांवाला बाग हत्याकांड की। और ये एक बुक है, इस बुक का नाम है द बुचर ऑफ अमृतसर, अमृतसर का कसाई। ठीक है ना। यही जनरल डायर थे जिन्होंने, जो ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास कोई हथियार नहीं था, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे एक क्षेत्र में,
उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। तो उम्मीद है पहली न्यूज़ आप समझ पाए होंगे। अमन सिंह, गुड इवनिंग भाई। तो ये है द बुचर ऑफ अमृतसर, जनरल डायर, और बाद में इनकी अपनी मृत्यु हुई थी। और अच्छा एक चीज़ और बताना है, जिस टाइम पर ये नरसंहार हुआ था उस टाइम जो पंजाब था उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर भी एक डायर नाम का व्यक्ति था। यानी दो डायर थे, एक जनरल जिन्होंने गोली चलाई ये जनरल डायर थे, और दूसरे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस टाइम, उपराज्यपाल या राज्यपाल जिसे बोल सकते हो, वो भी डायर थे। और साथ ही साथ ये तो अपनी मृत्यु मरे थे, लेकिन जिन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था ये तो अपनी मृत्यु मरे, इन्होंने आकर मतलब अपनी मौत से इनकी मृत्यु हुई ब्रिटेन में, ठीक है। लेकिन जो गवर्नर जनरल थे पंजाब के, तो कहा जाता है कि इन डायर ने जो गोली चलाई थी ये उन डायर के कहने पर चलाई थी जो गवर्नर जनरल थे। तो उस जो गवर्नर जनरल थे उनकी हत्या उधम सिंह ने की थी 1940 में। क्यों? क्योंकि जलियांवाला बाग का उधम सिंह को बदला लेना था। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह गदर पार्टी के एक सदस्य थे। राष्ट्रीय आंदोलन की एक प्रमुख पार्टी थी गदर पार्टी, उसके एक सदस्य थे। और उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किसकी हत्या की? गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर की। दो डायर थे, एक तो मैदान में जाके गोली चलवाता है और एक राज्यपाल होता है या गवर्नर होता है पंजाब का। तो ये तो अपनी मौत मर गए थे, लेकिन जो दूसरे वाले थे, जो जिनको मुख्य दोषी माना जाता है कि उनके कहने पर इन्होंने गोली चलाई थी, उनको 1940 में ब्रिटेन में घुसकर उधम सिंह ने गोली मारी थी और बाद में उधम सिंह को मौत की सज़ा भी दी गई थी। तो वो एक अलग मामला है।